नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से दोनों गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। एनडीए और महागठबंधन तो शायद एक दूसरे से बाद में लड़ेंगे, अभी तो इनके भीतर ही लड़ाई छिड़ी हुई और लड़ाई इस बात को लेकर है कि गठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों गठबंधन में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पटना में महागठबंधन के नेता इसी कसरत में मीटिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर बैठक हुई। किस पार्टी के पाले में कितनी सीटें जाती दिख रही है, उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस दिलचस्प खींचतान में जो महागठबंधन में हो रहा है, जरा उस पर एक नजर डालिए। तो दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव बिहार के कई इलाकों में घूमे, जीप पर घूमे, मोटरसाइकिल पर घूमे, पैदल भी गए, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने कहीं भी महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी का नाम नहीं लिया, उनको पेश नहीं किया। और उस बात को लेकर आरजेडी खेमे में कैसी कसक है, ये सीटों को लेकर जो खींचतान चल रही है उससे साफ साफ समझ में आ रही। बिहार सीट शेयरिंग पर महागठबंधन के भीतर आरजेडी जो फॉर्मूला बना रही है, उसके हिसाब से आरजेडी खुद कम से कम 125 से 30 सीटों पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस को 50-55 से ज्यादा सीटें देने को बिल्कुल तैयार नहीं। जबकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 78 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है और इस फॉर्मूले के हिसाब से लेफ्ट पार्टियों के हिस्से में करीब 35 सीटें आएंगी, वीआईपी के पाले में 20 सीटें और पशुपति पारस की जो आरएलजेपी है उसको 3 सीटें मिल सकती है। झारखंड के जो लगा हुआ जो बिहार का इलाका है, वहां पर जेएमएम को भी 2 सीटें दी जा सकती है। इस तरीके से एक समीकरण तैयार होता दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन के भीतर हर फॉर्मूला यहां आकर फेल हो जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम चेहरा क्यों नहीं बना रही और पिछली बार की नाकामी के बाद भी 70 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए क्यों अड़ी। तो 2020 विधानसभा अगर आप उसके चुनाव के नतीजे देखेंगे तो आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आरजेडी का स्ट्राइक रेट अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 52% का था और आरजेडी को वोट भी सबसे ज्यादा 23.45% मिले थे, यानी कि मान लीजिए कि करीब करीब 23.5%। जबकि अगर कांग्रेस का आप रिकॉर्ड देखेंगे, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और जीती सिर्फ 19 सीटों पर, और उस हिसाब से अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 27% यानी कि 52% के अगेंस्ट, आरजेडी के 52% के अगेंस्ट कांग्रेस का सिर्फ 27% का स्ट्राइक रेट था। और कांग्रेस को वोट भी जाहिर सी बात है कि बहुत कम मिले थे, 6.09% वोट मिले थे कांग्रेस को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस 5 साल पहले वाले अपने प्रदर्शन को देखने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि भाई 5 साल बहुत पुरानी बात हो गई, तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आप पिछले साल का देखो ना कि हमारा स्ट्राइक रेट कैसा था, हमारा प्रदर्शन कैसा था। और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर लिया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 33% का एक तरीके से स्ट्राइक रेट है, जो कि 27% से तो खैर फिर भी बेहतर है। और इसी वजह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो बिहार में एसआईआर को लेकर वोट चोरी वाला आरोप लगाते हुए जो वोट अधिकार यात्रा की थी, उसको लेकर के भी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को लेकर के एक बज़ क्रिएट हुआ है और बिहार में लोग कांग्रेस को अब ज्यादा बेहतर तरीके से एक कंटेंडर के तौर पे देख रहे हैं। और इसीलिए वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सीटों में भी, और वो सीटों में तभी रिफ्लेक्ट होगी जब उनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि पार्टी ने एक नया फॉर्मूला निकाल लिया है और उस फॉर्मूले का नाम दे दिया है एबीसीडी। अब एबीसीडी क्या है? तो कहा यह जा रहा है कि एक कैटेगरी में वो 19 सीटें हैं जिस पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। तो कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो मेरी बनती ही बनती है और ये सीटें कांग्रेस को तो हर हाल में चाहिए। बी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में 5 से 10 हजार वोटों के अंतर से हारी थी, उन पर भी कांग्रेस दावा ठोक रही है, कह रही है कि भाई इतने क्लोज मार्जिन से हम जब उसमें हारे
तो हमारे जीतने का पूरा पूरा चांस है, इसलिए इस बार ये सीटें हमारे खाते में आनी चाहिए। सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां 10 से 15,000 का अंतर था और उनको लगता है कि इस बार जो माहौल बदला है और कांग्रेस को लेकर के जो एक तरह का माहौल बना है, जो पार्टी को ऐसा लगता है, उसमें 10 से 15,000 के अंतर वाली जो सीटें थी पिछली बार, वो भी उन पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और वहां पर नतीजों में फेरबदल हो सकता है। और जो डी कैटेगरी है, जिसमें कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेर फेर या यूं कहें कि उस पे गुंजाइश हो सकती है, वो है 15 से 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जो सीटें हारी थी कांग्रेस, वो डी कैटेगरी में रखी गई है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से कांग्रेस जो जिस आंकड़े पे पहुंची है उसको बताया जा रहा है 78, और कांग्रेस इसीलिए 78 सीटों पर दावेदारी पेश कर रही है। लेकिन आरजेडी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस को 50 से 55 से ज्यादा सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं, और यहीं पर आकर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मामला फंसा हुआ है। और जब तक कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है, तब तक बाकी पार्टियों को क्या मिलेगा, इस पर बात करना बेमानी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में सीट शेयरिंग होगी, उसी के हिसाब से बाकी पार्टियों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो महागठबंधन में सीटों को लेकर कैसी उठापटक मची हुई है। उस ओर सीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं डी राजा, उनका एक बड़ा बयान है जो इस खींचतान की तरफ इशारा करता है। एक बार सुनिए जरा। सीएम फेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कौन बोला सीएम फेस प्रॉब्लम महागठबंधन का अंदर? कुछ नहीं है, महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस अभी तक एक बार भी नहीं, राहुल गांधी भी अभी तक एक बार भी नहीं माने। आप जाओ कांग्रेस को पूछो, कांग्रेस लीडर्स का पूछो। तो नव भारत से बातचीत में लेफ्ट के एक बड़े नेता, नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने ये कहा कि भाई 70 सीटें तो छोड़िए, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसको देखते हुए 50 सीटें देना भी एक तरीके से उनकी औकात से, उनकी हैसियत से ज्यादा देना होगा। खैर, महागठबंधन के सामने चुनौती सिर्फ सीट शेयरिंग की नहीं है, वोटों की शेयरिंग का मुद्दा भी अब बड़ा हो रहा है, जहां आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए ओवैसी कूद पड़े हैं। जरा सुनिए ओवैसी को। जब चुनाव आ गया तो आप इन जालिमों की जबान से सुनेंगे सेकुलरिज्म के लिए वोट दो। इस सेकुलरिज्म से वोट तो पिछले 65 साल से दे रहे हैं। तुमने क्या दिया इस बिहार की 19% अकलियतों को? सेकुलरिज्म के नाम पर तो हम ही वोट दे रहे हैं, तुम कहां वोट दे रहे हो? तो जरा आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए ओवैसी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उस पर आप अगर गौर करें, उन्होंने कहा कि ये जालिमों को, उन्होंने जालिम शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जालिम कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वोट दो, सेकुलरिज्म के लिए वोट दो, तो उसके लिए तो 65 साल से हम वोट दे रहे हैं भाई, फिर हमारा क्या हुआ? यह अब बताता है कि आरजेडी और कांग्रेस को लेकर ओवैसी क्या सोच रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बिहार की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत हासिल की थी। किशनगंज और पूर्णिया में 2-2 और अररिया में 1। लेकिन जून 2022 में इनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और उसके बावजूद ओवैसी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे, या बल्कि यूं कहिए कि अभी भी उन्होंने बनाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी और कमोबेश हर मंच से यह बात तो दोहरा रहे हैं कि भाई हमारे साथ मिलकर लड़ लो, हमें भी अपने गठबंधन का हिस्सा बना लो, वरना नुकसान हो जाएगा और सबका नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक महागठबंधन की तरफ से ओवैसी को शामिल करने को लेकर किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं आया और इसीलिए अब ओवैसी थोड़े खिसियाए तमतमाए नजर आते हैं। ओवैसी हर मंच से 4 का बदला 24 से लेने की बात कर रहे हैं। तो इस खेल को जरा समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। दरअसल सीमांचल में कुल 24 सीटें, इनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल है और इसी सीमांचल में ओवैसी के दाव आजमाने से पहले आरजेडी का जो सिक्का चलता था अब थोड़ा कमजोर हो गया है। मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी हमेशा आगे रहती थी,
लेकिन ओवैसी की एंट्री से पिछले चुनाव में हिसाब एकदम बदल गया, सीन एकदम बदल गया। ओवैसी की वजह से सीमांचल में महागठबंधन को सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। 2015 में 24 में से 17 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन 2020 में महागठबंधन 7 पर आ गया। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान ओवैसी ने किया है। और इस बार ओवैसी जिस मूड में दिख रहे हैं और जिस तरीके से वो सीमांचल के अलावा भी बिहार के बाकी हिस्सों में जाकर के कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुसलमानों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी असली हितैषी ये महागठबंधन के लोग नहीं हैं। अगर ये बात अल्पसंख्यकों के मन में घर कर गई या धस गई उनके भीतर, तो समझिए कि महागठबंधन को एक बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो वैसी की तरह ही एक और किरदार है जो महागठबंधन के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं, और वो है वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी। खुद को सन ऑफ मल्लाह बताने वाले मुकेश सहनी तेजस्वी के वैसे तो हमराही हैं, हेलीकॉप्टर वाले दोस्त हैं, और आज मुकेश यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आएगी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर वही विराजेंगे। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। तो डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए सहनी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं। महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में क्लैरिटी हो ना हो, डिप्टी सीएम को लेकर मुकेश सहनी एकदम क्लियर है। अब यह समझिए कि मुकेश सहनी को एक कॉन्फिडेंस, डिप्टी सीएम वाला कॉन्फिडेंस आखिर आ कहां से रहा है। तो महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर दो तरह के फॉर्मूले चल रहे हैं, और उन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो वीआईपी को 15 से 20 सीटें देने पर एक तरीके की रजामंदी बन रही है। लेकिन डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे मुकेश सहनी कम से कम 40 सीटें मांग रहे हैं। यह अलग बात है कि गठबंधन की दूसरी पार्टियां कह रही है कि सहनी अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में एक सीनियर लेफ्ट नेता ने तो यहां तक कहा कि 4 सीटें जीत नहीं सकते और उनके लिए 18-20 सीटों की बात हो रही है। तो खैर, मुकेश सहनी को वोट बैंक का जो बड़ा वोट बैंक है वो है निषाद जो समुदाय है, जिसमें कि बहुत सारी जातियां और उपजातियां हैं, मल्लाह हैं, बिंद हैं और कुछ और दूसरी मछुआरा जातियां हैं। तो अगर देखा जाए तो 2023 की बिहार जो जातीय जनगणना थी उसकी रिपोर्ट कहती है कि बिहार में निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप, ये जो तमाम जातियां हैं उनकी संख्या 8 से 9% के आसपास है, उनकी जनसंख्या। लेकिन बिहार में कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर कि ये जातियां एक जिताऊ फैक्टर। तो ये मल्लाह ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार की सारी सीटों पर पाई जाने वाली जाति है, लेकिन जिन 30-40 सीटों पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर एक बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए सहनी को लगता है कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम के पद पर उनकी जो दावेदारी है बहुत मजबूत होगी। 2020 के चुनाव में निषादों की पार्टी कहे जाने वाली विकासशील इंसान पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था और पार्टी 11 सीटों पर लड़ी और जीती 4 सीटों पर। कहा जाता है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को वीआईपी के सिंबल से लड़ाया था और इसीलिए जीतने के बाद सभी 4 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। और तब से बीजेपी से रूठे मुकेश अब तेजस्वी का साथ देने का दम भर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो मुकेश सहनी को जोड़कर रखने के लिए सिर्फ आरजेडी ने अपने खाते से, अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें वीआईपी को दी थी। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी एक पर भी जीत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बीजेपी के साथ भी उनकी नजदीकी बनी हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी लगता है कि अगर उनके गठबंधन में अगर कोई छिटकता है, बिदकता है, तो ऐसे में मुकेश सहनी उसकी भरपाई करने के लिए सामने आ सकते हैं, जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। तो अब ये देखना है कि पिछली बार की तरह ऐन मौकों पर ये सीटों का पेच फंसता है या ये बातें जो अभी खींचतान चल रही है वो समय से हल हो जाती है। इधर देखिए दिल्ली में देखिए कि क्या हो रहा है कि दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई आज
और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के जो प्रभारी हैं बीजेपी के विनोद तावड़े और बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, ये सब चिराग के घर पहुंचे थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग को मनाने पहुंचे थे। और मनाने क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर चिराग भी खुश नहीं है। 45 मिनट तक मीटिंग चली और सूत्रों की माने तो चिराग पासवान 30 सीट और जीतन राम मांझी 15 सीटों पर अड़े हुए। अब ये देखना होगा कि इनकी डिमांड पूरी करके एनडीए अपने घर का घमासान जो है वो कैसे खत्म करती है। हालांकि जेडीयू और जो बीजेपी है उसके बीच इस तरह की खटपट या इस तरह की खींचतान नहीं है जैसा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियों के बीच जिस तरह की खींचतान चल रही है, कम से कम एनडीए में दोनों बड़ी पार्टियों के बीच उस तरह की खींचतान नहीं है। चिराग को लेकर जो खींचतान थोड़ी बहुत है, ऐसा लग रहा है कि समय रहते इसको भी एक तरीके से निपटा लिया जाएगा। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगली स्टोरी बताते हैं और ये बताते हैं कि सिर्फ 2 साल में इजराइल ने कैसे गाजा का पूरा इतिहास और भूगोल और यहां तक कि भविष्य भी बदल डाला है। तो आज 7 अक्टूबर है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध के 2 साल आज पूरे हो रहे हैं एक तरीके से। इसीलिए आज गाजा की बात करना थोड़ा जरूरी है, चंद सवालों के साथ कि गाजा का भविष्य आगे क्या है, गाजा में शांति कब कायम होगी, गाजा को लेकर अमेरिका और इजराइल का प्लान क्या है, गाजा में शांति कायम करने को लेकर अरब देश क्या सोचते हैं, दुनिया का रवैया कैसा है। इन सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आज की तस्वीर देखिए। इजराइल ने आज फिर गाजा पर एक बड़ा हमला किया। इजराइल की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई। इजरायली सेना ने गाजा के अल नश्र इलाके में विस्फोटों से भरे एक बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया, जिससे आसपास के इलाकों के कई जो रिहायशी मकान थे वो भी जमींदोज हो गए। बताया जा रहा है कि हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी। यानी इजराइल का जो इंतकाम है वो 2 साल बाद भी पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा नहीं हुआ है। और वो भी तब जब अमेरिका एक तरफ और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देश गाजा में शांति कायम करने की कोशिश में लगातार लगे हुए। 2 साल के दौरान बमुश्किल ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जब गाजा का आसमान तबाही के धुएं से पटा हुआ नहीं दिखा। लेकिन ये हुआ क्यों? तो 2 साल पहले जो 7 अक्टूबर की घटना थी, जरा एक बार उसको भी याद करिए, जब हमास ने इजराइल में घुसकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। हमास ने दक्षिण इजराइल के कई शहरों में हमला किया था और यह हमला इतना बड़ा था कि होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर होने वाला एक सबसे बड़ा हमला इसको बताया गया। महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को बेहद क्रूर तरीके से मारा गया। इजरायली नागरिकों को अधमरा करके बाकायदा खुली गाड़ियों में गाजा में घुमाया गया। महिलाओं से रेप, बच्चों को ओवन में जिंदा जलाने तक की झकझोर देने वाली घटनाएं सामने आई। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा लाया गया। इजराइल के लिए यह एक राष्ट्रीय आघात की तरह था, एक बहुत बड़ी चोट थी ये इजराइल के ऊपर। और इसके जवाब में इजराइल ने ऐसा हमला किया कि 2 साल में गाजा का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। जरा इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि 2 साल पहले का गाजा और जहां पर कि आपको बस्तियां आबाद दिखती है, और 2 साल बाद का गाजा जहां की आपको सिर्फ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। यूएन की जो सैटेलाइट रिपोर्ट है वो बताती है कि 80% से ज्यादा इमारतें गाजा के भीतर जमींदोज हो चुकी है, धाराशायी हो चुकी है, और 90% स्कूल खंडहर बन चुके हैं। 65,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों फिलिस्तीनी टेंट में रहने को मजबूर हैं, जहां न पानी है, न बिजली है, न इलाज। तो एक हमले के जवाब में ऐसा भीषण बदला आज तक दुनिया ने शायद ही कभी देखा होगा। 2 साल पहले 7 अक्टूबर को हुए बर्बर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश तक चुप नहीं बैठने की कसम खाई थी और उस पर वो आज भी कायम है। इजराइल ने 2 साल में हमास की करीब पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। जो बचे हुए हैं वो भी या तो
बची खुची सुरंगों में दुबके हुए हैं या गाजा छोड़कर दूसरे देशों में अपनी जान की खैर मना रहे हैं। इजराइल ने सिर्फ गाजा में ही बारूद नहीं बरसाया, उन देशों में जहां पर कि हमास के आतंकी या हमास का लीडरशिप छिपा हो सकता है, चाहे वो ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो या कतर हो, इजराइल ने हर उस देश को निशाना बनाया जहां हमास के नेता छिपे हुए हो सकते। हर उस देश पर मिसाइलें दागी जहां हमास नेताओं की होने की आशंका थी। खैर, युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध खुद में अपने आप में एक मसला है। अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, गाजा का भविष्य क्या है, गाजा में शांति की कोशिशें कितनी कामयाब होगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का अंजाम क्या होगा, क्या इजराइल गाजा पर हमले रोक देगा। सवाल यह भी है कि क्या हमास को इजराइल की शर्तें कबूल होंगी। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिन पर पिछले एक हफ्ते से कुछ ज्यादा ही बहस हो रही है। असल में 30 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति के लिए एक 20 सूत्रीय एजेंडा लेकर आए और जिसमें कि गाजा में हमले को रोकने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि हमास सारे बंधकों को रिहा करे। इजराइल का कहना है कि हमास के पास अब भी 48 बंधक हैं और इस प्लान के तहत शांति कायम होने के बाद गाजा में जो भी सरकार बनेगी उसमें हमास की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही तौर पे कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे और नए गाजा में तबाही के हथियार और कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में शांति के लिए इस शर्त पर अड़े हुए हैं। एक बार सुनिए जरा। तो नेतन्याहू का कहना है कि कट्टरता और चरमपंथ के खात्मे के बगैर गाजा में शांति कायम होना नामुमकिन है। लेकिन क्या इस पर हमास राजी होगा? वैसे हमास गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गया है, लेकिन ट्रंप के पीस प्लान की बाकी शर्तों को लेकर अभी चुप्पी साधा हुआ है उसने। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमास बाकी शर्तों पर भी जल्दी ही सहमत हो जाएगा। ट्रंप ने एक बार क्या कहा, क्या उम्मीद जताई है, एक बार वो भी सुनिए। The countries of the world, a lot of the countries surrounding Israel, frankly, Muslim, Arab, and many others have had great meetings with Hamas, and it looks like it's working. So we'll wait for a little while, see how it all turns out. When will the administration begin I firing think it'll work federal? very quickly. I think it's going to go very quick. तो वैसे हमास से शांति की उम्मीद लगा रहे ट्रंप एक दिन पहले हमास को धमकी भी दे चुके हैं कि मान जाओ वरना खौफनाक अंजाम होने वाला है, और नहीं माने तो गाजा में बहुत खून खराबा होगा। इसीलिए शांति में ही सबकी भलाई है। ट्रंप के साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी गाजा में जल्द शांति की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इस सब के बीच गाजा में युद्ध विराम को लेकर मिस्र में इजराइल और हमास के बीच एक इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि पीस प्लान के पहले चरण की शर्तों के लिए दोनों पक्ष राजी हैं, जिसमें युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई जैसी शर्तें शामिल हैं। इजराइल को भरोसा है कि 13 अक्टूबर तक हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर देगा। असल में 13 अक्टूबर को इजराइल अपना सुकोट त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्या बंधकों की रिहाई से ही गाजा में अमन लौटने की उम्मीद की जा सकती है? फिलहाल जिस तरह का जो माहौल है उसमें तो जो शांति की उम्मीद है वो इतनी प्रबल नहीं दिखती है। लेकिन अगर दोनों पक्ष इसके लिए राजी हो जाते हैं और सारी शर्तों पर वो एक तरीके से सहमत हो जाते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में गाजा में शांति बहाल हो पाएगी। तो क्लियर कट में अब बढ़ते हैं आगे और अगली स्टोरी में आपको ये बताते हैं कि सबरीमला मंदिर में लगा सोना अचानक तांबे में कैसे तब्दील हो गया। तो दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और भगवान के और सबसे धनवान मंदिरों में जो गिना जाता है सबरीमला मंदिर, ये भगवान अयप्पा का मंदिर है और जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से मानी जाती है। और साल के कुछ ही मौके पर भक्तों के लिए खुलने वाले इस मशहूर मंदिर से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई, जिस पर केरल विधानसभा पिछले 3 दिनों से ठप है। वहां सियासी हंगामा मचा हुआ है। पूरे केरल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। केरल की लेफ्ट सरकार के मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लेफ्ट की सरकार में सबरीमला मंदिर में भगवान के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। असल में सबरीमला मंदिर के गर्भगृह की दीवारें सोने की से मढ़ी हुई है और गर्भगृह के बाहर की जो दीवारें हैं
वहां पर दरवाजों पर भी सोना लगाया हुआ है। गर्भगृह के द्वार पर स्थापित भगवान अयप्पा के जो 2 द्वारपाल हैं, उनकी मूर्तियों और उनके आसन पर भी सोना चढ़ाया हुआ है, सोना जड़ा हुआ है। और इसी सोने में एक बड़ी हेराफेरी की बात सामने आई। हंगामा इतना बढ़ा कि केरल हाई कोर्ट को पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनानी पड़ी। तो यह मामला तब खुला जब दोनों द्वारपालों की मूर्तियों पर लगे सोने की प्लेट को 700 किलोमीटर दूर चेन्नई भेजने का राज खुला। सबरीमला मंदिर में लगे गोल्ड प्लेट की सुरक्षा के लिए खास प्रोटोकॉल है और अगर उसे किसी वजह से मंदिर से बाहर ले जाना होता है तो उसके लिए कोर्ट को कारण बताना होता है, परमिशन लेनी पड़ती है बाकायदा। मंदिर के मैनेजमेंट पर नजर रखने वाले स्पेशल कमिश्नर को उसकी पूरी जानकारी देनी होती। लेकिन सबरीमला मंदिर का मैनेजमेंट, जो देखने वाली संस्था है जिसको कि त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड कहते हैं, यानी कि टीडीबी कहते हैं, उसने इस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आधिकारिक तौर पर 42.8 किलोग्राम वजन वाले सोने के प्लेट्स को चेन्नई की फर्म स्मार्ट क्रिएशंस को भेजा गया था और ये प्लेट्स जब वापस आई तो उसका वजन घटकर 38.6 किलोग्राम निकला, यानी कि लगभग 4.25 किलोग्राम वजन कम था। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने यह बात छिपा ली और द्वारपाल की मूर्ति पर सोने के प्लेट्स को इस तरीके से लगा दिया कि और यह बात किसी को बताई ही नहीं कि इसके साथ इसकी कोई रिपोर्ट भी आई। यह राज 9 सितंबर को खुला और स्पेशल कमिश्नर से होते हुए केरल हाई कोर्ट में इसको लेकर बाकायदा अर्जी लगाई गई। हाई कोर्ट ने एक एसआईटी बना दी है जो ये जांच करेगी कि गोल्ड प्लेट के वजन में इतनी कमी अचानक कैसे आ गई और उसे अगर चेन्नई भेजा गया था तो प्रोटोकॉल का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। आरोप यह लग रहा है कि गोल्ड पॉलिश के बहाने गोल्ड प्लेट्स को सबरीमला से चेन्नई भेजा गया, जहां उस पर चढ़ाई गई सोने की कई परतों को निकाल लिया गया और एक तरीके से उसकी चोरी कर ली गई। इस मामले में केरल की लेफ्ट सरकार के मंत्री वीएन वासवन के इस्तीफे की मांग की जा रही है। केरल के देवस्थानम बोर्ड, यानी कि मंदिरों को मैनेज करने वाले बोर्ड के मंत्री हैं और त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति भी करने का अधिकार इन्हीं के पास है। विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये आरोप लगा रही है कि केरल की लेफ्ट सरकार के इशारे पर ही हिंदू मंदिरों से सोने और दूसरी बहुमूल्य संपत्तियों की लंबे समय से चोरी हो रही है और दुनिया से इसे छिपाया जा रहा है। We have been hearing some very shocking details about what seems to have happened, and it's not just a new issue and it's not just one person on whom everyone is trying to pin the blame. It seems to be a systematic problem which has gone on for some years under the present government, and I think accountability is a must. तो शशि थरूर लेफ्ट सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं और पूरे मामले को भगवान अयप्पा के भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। तो इसके पीछे वजह भी है और बहुत ठोस वजह है, उसको भी समझिए। अयप्पा मंदिर में वैसे तो लाखों श्रद्धालु सोने का दान करते हैं, लेकिन जिस सोने के चोरी होने का विवाद गरमा रहा है उसका तार भगोड़े शराब कारोबारी जो व्यापारी था विजय माल्या, उससे जुड़ा हुआ है। शबरीमला का जो मुख्य मंदिर परिसर है, जिसे सन्निधानम कहा जाता है, विजय माल्या ने उसे सोने से मढ़ने के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया था और यह बात 1998 की है। माल्या ने इसके लिए स्विट्जरलैंड से 31 किलो 24 कैरेट का सोना मंगवाया था और उसी सोने की परतें सबरीमला मंदिर के गर्भगृह के अंदर और बाहर तांबे के प्लेट्स पर लगाई गई थी। द्वारपाल की मूर्तियों पर भी उसी सोने की परत चढ़ाई गई थी। उस प्रोजेक्ट में यह भी गारंटी दी गई थी कि सोने की चमक 40 साल तक जस की तस बनी रहेगी और उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं आएगा। लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में पता चला कि त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने 20 जुलाई 2019 को मंदिर से सोने के 12 प्लेट को चेन्नई में स्मार्ट क्रिएशंस नाम की एक कंपनी को भेजा था और कागजातों के मुताबिक उन प्लेट्स पर तब सोने की पॉलिश चढ़ाई गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि तब टीडीबी के रिकॉर्ड्स में उन 12 गोल्डन प्लेट की एंट्री तांबे के प्लेट के तौर पर की गई थी। यानी कि जो प्लेट भेजी गई वो असल में थी सोने की, लेकिन उसे दिखाया गया तांबे के प्लेट के तौर पे। चेन्नई की कंपनी के पास तब वो 12 जो गोल्ड प्लेट थे वो 41 दिनों तक रहे
और कहा जा रहा है कि यही वो समय था जब सबरीमला मंदिर में जो महिला श्रद्धालुओं की एंट्री को लेकर बवाल चल रहा था और मंदिर समेत पूरा जो सबरीमला पहाड़ी है तो पुलिस और त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड की निगरानी में था और उसी समय इन प्लेट्स को यहां से एक तरीके से चेन्नई भेज दिया गया। सवाल यह है कि जब सोने की प्लेट्स की चमक की गारंटी 40 साल की थी तो फिर 20 साल में ही उस पर दोबारा से सोने की पॉलिश कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? और अगर ऐसा था तो ये इसको रिकॉर्ड में रखकर और जो प्रोटोकॉल था उसके तहत क्यों नहीं भेजा गया? 12 गोल्ड प्लेट्स को कॉपर प्लेट्स के नाम से कागजात पर दिखाने का मकसद क्या था? अगर सोने के प्लेट भेजे गए थे तो उसको कॉपर के प्लेट क्यों बताए गए? सोने की प्लेट्स को चेन्नई तब क्यों भेजा गया जब मंदिर में एंट्री को लेकर भयानक बवाल मचा हुआ था? और सबसे बड़ी बात, उन 41 दिनों के दौरान सबरीमला मंदिर के जो गोल्ड प्लेट्स थे आखिर वो कहां थे और उनके साथ क्या किया गया और कैसे उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया, इसको लेकर अभी तक एक तरीके से कोई भी सफाई नहीं दी गई। इन सवालों के साथ केरल की जो लेफ्ट सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर है और इसलिए भी है क्योंकि साल 2019 में भी सबरीमला मंदिर के गोल्ड प्लेट्स को बाहर भेजा गया था और तब भी केरल में लेफ्ट की सरकार थी। पिनराई विजयन जो कि अभी मौजूदा सीएम हैं तब भी वही सीएम थे और दोबारा इस तरह की घटना हुई। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या 2019 में जो हुआ था 6 साल बाद 2025 में क्या उसको दोहराया गया है और उसी अंदाज में दोहराया गया है और क्या उस समय भी सोने की चोरी हुई थी? सूत्रों के मुताबिक इस बार ओणम की पूजा खत्म हो गई और मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से जब खाली हो गया और यहां तक कि स्पेशल कमिश्नर भी सबरीमला से चले गए, तब 7 सितंबर को रात में 1:30 बजे के बाद करीब द्वारपालों की जो मूर्तियां जो लगी हुई थी उसमें जो लगे गोल्डन प्लेट्स थे उनको निकाला गया और फिर चोरी छिपे उसको चेन्नई भेजा गया। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस मंदिर में लगे गोल्ड प्लेट्स को निकालकर जितना चोरी छुपे अंदाज में बिना किसी को बताए बिना प्रोटोकॉल को फॉलो किए ये सारा कुछ किया गया, उसकी वजह से जो सोने की चोरी का आरोप है वो गंभीर दिखता है और इसकी बहुत गहराई से जांच की जरूरत है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्लियर कट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक